हम पढ़ रहे थे बाहरी शक्तियों का प्रतिरोध, और बाहरी शक्तियों के प्रतिरोध में हम तुर्क प्रतिरोध पढ़ रहे हैं। तुर्क प्रतिरोध। आज हम तुर्क प्रतिरोध में जो मध्य प्रदेश के अंदर मालवा रियासत है, मालवा जिसकी राजधानी मांडू, मालवा मांडू के जो सुल्तान थे, सुल्तान महमूद खलजी, महमूद खलजी, इन महमूद खलजी का महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा, कुंभा का जो प्रतिरोध ये हम पढ़ेंगे। और महाराणा कुंभा की जब हम बात करेंगे, महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा में हम उनका जीवन परिचय, उसके बाद कठिनाइयाँ, उसके बाद प्रतिरोध की हम बात करेंगे। तो मालवा और गुजरात दो स्थानों पे प्रतिरोध हुआ। उसके बाद कुंभा की उपलब्धियां, और कुंभा की उपलब्धियों में हम देखेंगे स्थापत्य के क्षेत्र में उपलब्धि और साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि। एक बार पुनः देख लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा कुंभा का तुर्क प्रतिरोध। और महाराणा कुंभा जो तुर्क प्रतिरोध कर रहे हैं वो मालवा के सुल्तान, मालवा की राजधानी मांडू है, और मालवा के सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय, और महमूद खलजी द्वितीय का महाराणा कुंभा जो प्रतिरोध कर रहे हैं, उस महाराणा कुंभा के प्रतिरोध में हम पढ़ने जा रहे हैं कुंभा का जीवन परिचय, और उसके बाद कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, और उसके बाद कुंभा का प्रतिरोध, मालवा का प्रतिरोध, गुजरात का प्रतिरोध, और उसके बाद कुंभा की उपलब्धियां हैं वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में है। सबसे पहले अपन देखते हैं कुंभा का जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए, कुंभा जब शासक बनते हैं तो चित्तौड़ के स्थान पर मेवाड़ की जो राजधानी है, वो मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ स्थापित होती है। कुंभलगढ़ स्थापित होती हैं। कुंभलगढ़ वर्तमान में भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले में है। कुंभलगढ़ इनकी राजधानी थी, वो कुंभलगढ़ किला था। कुंभलगढ़ जो किला है वो कुंभा ने ही बनवाया था, और ये इनकी राजधानी थी। और कुंभा जो शासक बने 1433 ईस्वी में कुंभा शासक बनते हैं। कुंभा के शासक बनते ही कुंभा के सामने जो कठिनाइयाँ थी, उसमें पहली कुंभा की कठिनाई थी कुंभा के पिता मोकल, कुंभा के पिता मोकल, और मोकल की हत्या किसने कर दी? कुंभा के चाचा क्षेत्रसिंह की उपपत्नी का पुत्र था चाचा एवं मेरा। दो पुत्र थे, चाचा एवं मेरा, और उनका सहयोगी था महापंवार। हुआ क्या था कि मोकल ने, कुंभा के पिता मोकल ने, क्षेत्रसिंह चले गए थे, और कुंभा के पिता मोकल से चाचा और मेरा ने एक दिन के लिए किसी पेड़ के नाम पूछ लिया, पेड़ का नाम पूछा, क्योंकि
चाचा और मेरा की जो माँ थी, क्षेत्र सिंह की जो पत्नी थी, वो खातिन थी। इसलिए जैसे ही इन्होंने पूछा तो मोकल ने कहा कि मैं तो सिसोदिया राजघराने से हूं और आप पेड़ का मुझे क्यों पूछ रहे हो, आपकी जाति आप जानो। जब ये तो इन्होंने कहा क्या हम ये सिसोदिया वंश से संबंधित नहीं है। बोला वो तो कैसे होंगे, तुम्हारी माँ कौन है। जब ये कहा तो ये इनको बुरा लगा और वो मोकल को समाप्त करके और क्षेत्र की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो इन्होंने चाचा और मेरा और महापंवार ने योजना बना करके और मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या कर दी। अब मोकल की जब इन्होंने हत्या कर दी तो कुंभा की पहली कठिनाई ये थी कि चाचा और मेरा को समाप्त करना, चाचा मेरा और महापंवार को समाप्त करना, ये कुंभा की पहली कठिनाई थी। इसे दूर करना जरूरी था। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुंभा ने अपने दो सेनापति राघव देव और रणमल राठौड़ था, ध्यान रखना, रणमल राठौड़। राघव देव और रणमल के नेतृत्व में सेना भेजी और सेना भेजने के बाद ये भागे। चाचा और मेरा, इनको पकड़ लिया गया, इन्हें मार दिया गया। महापंवार और चाचा का पुत्र एका, चाचा का पुत्र एका और महापंवार ये भागने में सफल हो गए। ये भागने में सफल हो गए। चाचा और मेरा का जो है वो अंत कर दिया गया। जब इस तरह से प्रथम कठिनाई को दूर किया गया तो दूसरी कठिनाई अपने आप ही उत्पन्न हो गई। कैसे हुई कि ये जो चाचा मेरा का बेटा एका और महापंवार भागे थे, ये भाग करके चले गए मालवा। मालवा की राजधानी मांडू चले गए और मालवा के सुल्तान थे महमूद खलजी। कुंभा ने एक पत्र भेजा मालवा के सुल्तान को कि आप ये मेरे जो भगोड़े हैं एका और महापंवार, इनको मुझे सौंप दिया जाए। लेकिन मालवा के सुल्तान महमूद खलजी ने इसे सौंपने से मना कर दिया। तो कुंभा की पहली कठिनाई हो गई कि मोकल के हत्यारों का बदला लेना, और दूसरी कठिनाई हो गई कि मोकल के हत्यारों को मालवा के सुल्तान महमूद खलजी ने शरण दी थी और उनसे अपने दुश्मनों को प्राप्त करना, यानी मालवा से संघर्ष करना, ये इनकी दूसरी कठिनाई थी। और तीसरा, गुजरात राज्य जो था, गुजरात राज्य के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन और कुंभा के बीच में नागौर के उत्तराधिकार को लेकर के, नागौर जो इस समय मुस्लिम रियासत थी, और इस नागौर के उत्तराधिकार को लेकर के हस्तक्षेप करते हैं। और हस्तक्षेप करने के कारण गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। और अब जो कुंभा है वो किस तरह से मालवा के सुल्तान से संघर्ष करते हैं और किस तरह से गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से संघर्ष करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो इस तरह से कुंभा के सामने जो प्रमुख रूप से तीन कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। पहली कठिनाई थी मोकल के हत्यारों का बदला लेना और किस तरह से बदला लिया गया। दूसरी कठिनाई थी मालवा के सुल्तान महमूद खलजी से संघर्ष, और तीसरी कठिनाई थी गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से संघर्ष। अब हम देखते हैं मालवा के सुल्तान महमूद खलजी से संघर्ष 1437 ईस्वी में होता है, फिर 1443 ईस्वी में होता है, उसके बाद 1446 ईस्वी में होता है, और उसके बाद 1456 ईस्वी में होता है। ये चार डेटाज हमें ध्यान रखना है। पहला 1437, दूसरा 1443, तीसरा 1446 और चौथा 1456। इसमें दो घटनाएं याद रखनी है। पहला है 1437 का
सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा, सुल्तान का पुनः आक्रमण, और तीसरा जो है वो सुल्तान का तीसरा आक्रमण, ये भी असफल ही रहा, तीसरा आक्रमण। और चौथा जो है वो चांपानेर की संधि। ध्यान रहे मित्रों, चांपानेर की जो संधि हुई है, ये चांपानेर की संधि हुई है मालवा और गुजरात के मध्य, कुंभा के मध्य नहीं हुई, मालवा और गुजरात के मध्य। गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान थे महमूद खलजी। और ये संधि करवाने का काम किया ताज खान ने, प्रतिनिधि था मालवा के सुल्तान का ताज खान, जो गुजरात के सुल्तान के पास गया था। अब देखिए एक एक चीज देखते हैं। अब जैसे ही अपने दुश्मनों को संरक्षण दिया था, किसने? मालवा के सुल्तान महमूद खलजी ने। किसको? महापंवार और चाचा मेरा के पुत्र एका को। और कुंभा ने इनके पास पत्र भेज करके उन्हें प्राप्त करने की मांग की, और नहीं देने पर कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा पर आक्रमण किया कब? 1437 में, और आक्रमण किया, दोनों के मध्य युद्ध हुआ, यानी महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खलजी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, इसे इस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। परीक्षा में पूछा जाता है सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य होता है? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खलजी और महाराणा कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और जैसे सारंगपुर का ये युद्ध हुआ, मालवा के सुल्तान पराजित हुए, और मालवा के सुल्तान बंधक बना लिया गया। और बंधक बनाने के बाद 6 माह तक बंधक रखा, 6 माह तक बंधक बना करके रखा गया। 6 माह के दौरान जब मालवा के सुल्तान बंधक थे, तो इस दौरान एक घटनाक्रम आता है कि एक बार महाराणा कुंभा कोई गुलदस्ता है उसको लेकर के, और मालवा के सुल्तान ने किस तरह से पकड़ना है नीचे हाथ रख के, ऐसे उन्होंने कुंभा को दिया और उससे प्रभावित हुए और उनको पुरस्कार दे करके, और कुंभा ने उन्हें 6 माह बाद मुक्त कर दिया। ये कुंभा की सबसे बड़ी गलती थी। इस मालवा की विजय के उपलक्ष्य में, ये मालवा की विजय है, और इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ के किले के अंदर, ध्यान रहे, चित्तौड़ के किले के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, एक है कीर्ति स्तंभ एक जैन स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, जैन परंपरा का है, और ये 7 मंजिला है। और एक है विजय स्तंभ है 9 मंजिला। इस 9 मंजिला विजय स्तंभ पर विजय का विवरण के साथ देव मूर्तियों का विवरण है। आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ मालवा के विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। उसके बाद मालवा के सुल्तान को छोड़ दिया। 1443 ईस्वी में मालवा का सुल्तान पुनः आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद कुंभलगढ़ किले पर घेरा डालता है, और कुंभलगढ़ किले के मुख्य द्वार पर, कुंभलगढ़ किले की भी हम आगे बात करेंगे, मुख्य द्वार पर जो बाण माता का मंदिर है,
बाण माता का मंदिर। इस बाण माता के मंदिर पर अधिकार कर लेता है मालवा का सुल्तान महमूद खलजी और उसके बाद बाण माता के मंदिर को नष्ट कर देता है। बाण माता की मूर्ति है उसको तोड़ देता है और तोड़ करके मक्का मदीना भिजवा देता है। और बाण माता के मंदिर में जो नंदी की मूर्ति है, नंदी की मूर्ति को अग्नि में तपा करके और उसके बाद उसको चूने में परिवर्तित करके और जो जिन राजपूतों को इन्होंने बंधक बनाया था उन राजपूतों को पान में डाल करके खिलाया। इस तरह से एक बाण माता का मंदिर जो था, हिंदू देवी का मंदिर था, उसका पूर्ण रूप से उन्होंने अपमान किया। तो इस तरह से बाण माता के मंदिर पर कब्जा किया, लेकिन घेरा रखने के बाद भी वे कुंभलगढ़ किले को जीत नहीं पाए। 1446 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खलजी तीसरी बार आक्रमण करते हैं। ये तीसरा आक्रमण है। जैसे ही तीसरा आक्रमण करते हैं और ये सिरोही पहुंचते हैं, सिरोही, तो सिरोही का जो देवड़ा राजघराना, तो सिरोही के देवड़ा राजघराना जो है वो क्या करते हैं, मालवा के सुल्तान को दो रास्ते बताते हैं और यहाँ से सेना दो भागों में विभाजित होती है। एक सेना कोमलगढ़ के लिए और एक चित्तौड़ के लिए, वहां से दो मार्ग से सेनाएं आती हैं, लेकिन दोनों मार्ग से सेनाएं जो है वो पराजित होती है। और पराजित होने का मूल कारण ये है कि महाराणा कुंभा ने ये जितनी भी पहाड़ियां थी उस पहाड़ियों में जो भील जाति थी, भील जाति को अपने पक्ष में कर रखा था और मेर जाति को रोक रखा था। मेर जाति को रोकने के लिए मचान दुर्ग बनाया और इन तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए बसंतगढ़ दुर्ग बनाया। बसंतगढ़ गुजरात को रोकने के लिए विशेष करके, और दूसरा अचलगढ़ दुर्ग बनाया। अचलगढ़ ये इन तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए, बाहरी शक्तियों के सवाल पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा ने बाहरी शक्तियों को रोकने के लिए कौन सा दुर्ग बनाया, अचलगढ़ का दुर्ग। महाराणा कुंभा ने गुजरात के आक्रमण को रोकने के लिए बसंतगढ़ का दुर्ग बनाया और महाराणा कुंभा ने मेरों को, मेर एक जाति थी, लड़ाका जाति थी, इसे रोकने के लिए मचान दुर्ग बनाया। तो ये तीन दुर्ग कुंभा ने बनाए और यहाँ भीलों को प्रभावित किया। तो भील पूरे पहाड़ी में छाए हुए थे और वो छापामार प्रणाली से आक्रमण करते थे। छापामार प्रणाली, छुप करके आक्रमण करना, इसलिए कुंभा को छाप गुरु भी कहा जाता है। छाप गुरु, आगे हम पढ़ेंगे कुंभा के उपलब्धियों में छाप गुरु, हाल गुरु, राजगुरु कुंभा की उपाधियां हैं। तो यहाँ छापामार प्रणाली से वो संघर्ष करते थे और इसलिए मालवा का सुल्तान जो है वो यहां जीत नहीं पाया। दूसरी ओर गुजरात का सुल्तान क्यों नाराज हुआ उसकी हम बात करते हैं। गुजरात मालवा, गुजरात मेवाड़ संबंध की बात करते हैं। तो हम यहां पहुंचे, पहले हमने ये देखा कि सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि महापंवार जो ये राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजी थी, रणमल के नेतृत्व में, वो चाचा और मेरा को तो मार पाई, लेकिन ये चाचा का पुत्र एका और ये महापंवार भाग करके चले गए मालवा के सुल्तान महमूद खलजी के पास, मांडू चले गए और इसीलिए महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर आक्रमण किया और 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ जिसमें मालवा के सुल्तान को बंधक बना लिया गया। 6 माह तक बंधक रखा। बंधक रखने के बाद मालवा के सुल्तान को रिहा कर दिया गया और उसे पुरस्कार भी दिया गया। और उसके बाद मालवा का सुल्तान पूर्ण तैयारी के साथ 1443 में पुनः आक्रमण करता है और इस बार वो कुंभलगढ़ के किले के पास बाण माता का मंदिर है उस पर अधिकार कर देता है। बाण माता की मूर्ति को तोड़ देता है और नंदी का चूना बना करके जो उनके राजपूत बंधक बनाए गए थे उनको खिलाता है। इस तरह से अपमान करता है। और उसके बाद उसका तीसरा जो आक्रमण होता है वो सिरोही का सहयोग रहता है। सिरोही के देवड़ा लोग उनका सहयोग करते हैं और सेना का 2 भागों में विभाजित होकर के आक्रमण करता है। लेकिन कुंभा जो है वो छापामार प्रणाली के माध्यम से, भीलों के माध्यम से मालवा के सुल्तान को सफल होने नहीं देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मालवा गुजरात के संबंध किस तरह से रहे उसको हम देखते हैं। तो मालवा गुजरात संबंध, अब हम बात कर रहे हैं कुंभा की तीसरी जो कठिनाई है वो मालवा के सुल्तान से संबंधित है। मालवा के सुल्तान तो हो गए, उसके बाद है गुजरात के सुल्तान से संबंधित है। गुजरात के सुल्तान, और गुजरात के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन। अब देखिए हुआ क्या था कि सामरिक दृष्टि से गुजरात और मेवाड़ की सीमा तो लगती है, ये तो है ही,
लेकिन अब कारण ढूंढते हैं, तो जैसे ये नागौर था, नागौर के पहले सुल्तान थे या नागौर के रियासती प्रमुख थे, वो थे फिरोज खां। फिरोज खां की मृत्यु के बाद फिरोज खां के 2 पुत्र थे, एक था शम्स खां और एक था मुआजिद खां। 2 पुत्र थे। अब फिरोज खां की मृत्यु के बाद शम्स खां को यहां का शासक बनाया। अब जो शम्स खां शासक बना था, तो फिरोज खां ने क्या किया, शम्स खां को हटा दिया। शम्स खां को हटा दिया तो शम्स खां चला गया महाराणा कुंभा के पास। महाराणा कुंभा ने भाई शर्तें रखी थी, भाई किले की दीवार का मरम्मत नहीं कराओगे, सेना तैयार नहीं करोगे, ऐसी शर्तें रख करके, और शम्स खां का सहयोग किया, और सहयोग करके मुआजिद खां को हटा दिया, शम्स खां को शासक बना दिया। बाद में क्या हुआ, शम्स खां ने महाराणा कुंभा से संबंध तोड़ लिए, और महाराणा कुंभा से संबंध तोड़ने के बाद शम्स खां ने अपनी पुत्री जो है, अपनी पुत्री का विवाह है वो गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया, और कुतुबुद्दीन के साथ विवाह करने के बाद नागौर के किले की मरम्मत भी शुरू करवा दी और सेना की तैयारी भी शुरू कर दी। जब ये जानकारी कुंभा को मिली तो कुंभा ने क्या किया, नागौर पर आक्रमण कर दिया। कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया तो शम्स खां भाग गया। कहां चला गया, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास, और कुंभा ने नागौर पर आक्रमण करके नागौर को चारागाह में बदल दिया, यानी पशु रख दिए सारे किले के अंदर, पशु आदमी रख दिए, पशु रख दिए, सेना रख दी, हाथी सब छीन लिए, राज दरबार है पूरा तहस-नहस कर दिया। तो ऐसी अवस्था में ये शम्स खां चला गया गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ। अब कुतुबुद्दीन और शम्स खां ने मिलकर के कुंभा पर आक्रमण करते हैं, लेकिन कुंभा इन्हें पराजित करता है। हालांकि फरिश्ता लिखता है, फरिश्ता यहां पे हम बात करेंगे मोहनोत नैणसी और राजस्थान के जो अन्य इतिहासकार हैं वे जैसे ओझा है, गौरी शंकर ओझा, ये मानते हैं कि महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन को पराजित किया, इसलिए वापस चला गया। लेकिन फरिश्ता लिखता है कि महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन को धन दिया था, और धन देने की वजह से गुजरात का सुल्तान ने वापस गुजरात चला गया। कुछ भी हो, परिस्थिति यह रही कि कुंभा के राज्य पर गुजरात के सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया। जब गुजरात का सुल्तान भी हार के गया है और मालवा का सुल्तान भी हार के गया है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मालवा और गुजरात का जो है गठजोड़ होगा, और मालवा और गुजरात का जब गठजोड़ होगा तो ये गठजोड़ कौन कौन करेंगे, मालवा के सुल्तान महमूद खलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन। ये समझौता किसने करवाया था, ताज खां ने करवाया था। कब, 1456 ईस्वी में। किस स्थान पर, चांपानेर नामक स्थान पर। इसे चांपानेर की संधि कहते हैं। यह संधि क्यों की गई थी, यह संधि इसलिए की गई थी कि गुजरात का सुल्तान गुजरात की ओर से आक्रमण करेगा, मतलब जैसे ये कुंभलगढ़ है तो इधर से गुजरात का आक्रमण होगा, और इधर मालवा है तो मालवा का आक्रमण होगा, यानी मालवा के सुल्तान मांडू से आक्रमण करेंगे और गुजरात के सुल्तान गुजरात से आक्रमण करेंगे। आक्रमण करने के बाद दोनों ओर से आक्रमण करके इसको जीत लेंगे, यानी कुंभलगढ़ को जीत लेंगे, चित्तौड़ को जीत लेंगे, और जीतने के बाद वो इस राज्य का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे। इस तरह की संधि हुई। ये काल्पनिक संधि थी, ये कभी फलीभूत नहीं हुई, यानी ये लोग सफल नहीं हुए। लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है कि चांपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में। किसके मध्य हुई थी,
मालवा के सुल्तान महमूद खलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य। ये संधि करवाई किसने थी? ताज खान है, जो कहाँ का प्रतिनिधि था? मालवा का प्रतिनिधि था ताज खान, जिसने ये संधि करवाई थी। और इस संधि का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि पश्चिम दिशा से आक्रमण करेंगे गुजरात और दक्षिण उत्तर से आक्रमण करेंगे मालवा, और मालवा और गुजरात आक्रमण करके और चित्तौड़ को, मेवाड़ को जीत लेंगे और जीतने के बाद मेवाड़ का आधा आधा हिस्सा विभाजित कर लेंगे। इस तरह की काल्पनिक संधि थी, लेकिन ये संधि सफल नहीं हुई। तो इस तरह से कुंभा ने गुजरात और मालवा को जीत करके मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। और जैसे ही शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया तो कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने मेवाड़ के उत्थान के लिए स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, यानी स्थापत्य शैली के क्षेत्र में कार्य किया और साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया। तो ये बहुत ही कुंभा का महत्वपूर्ण कार्य था स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में, जिसको हम अगली क्लास में